हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ स्टडी जियोग्राफी चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग कवर करेंगे यूजीसी नेट 2019 के दिसंबर के ज्योग्राफी क्वेश्चन को। इसमें फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन को मैंने कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस को कवर कर लूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। एकरूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया है? इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन 3 यानी कि हट्टन। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें दिया है हट्टन और डट्टन। तो इन दोनों में हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि एकरूपतावाद का सिद्धांत जैसे पढ़े भी हैं तो फिर याद आता है कुछ दिन बाद कि हट्टन थे या डट्टन थे। तो जो डट्टन है वो संबंधित है संतुलन के सिद्धांत से। तो आप जब भी याद करिए तो आप संतुलन को इंग्लिश में कहते हैं आइसोस्टेसी। तो आप उसे आइसोस्टेसी ना याद करके हमेशा याद रखिए डी आइसोस्टेसी। तो डी से क्या हो जाएगा? हट्टन। ठीक है, सॉरी, डी से क्या हो जाएगा? डटन। तो ऐसे अगर आप एकरूपतावाद के सिद्धांत को याद करिए तो हाँ एकरूपतावाद का सिद्धांत। ठीक, तो हाँ से क्या हो जाएगा? हट्टन। आपको पता है कि एकरूपतावाद का सिद्धांत है, हाँ एकरूपतावाद का सिद्धांत से क्या हो जाएगा? हाँ मतलब हट्टन ने इसको दिया है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी और आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में दंडकारण्य प्रदेश अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, दक्षिण पूर्व भाग में। देखिए फ्रेंड्स, ये अगर आप भारत को देख लें, ठीक है, तो ये दक्षिण भारत है। तो यहाँ पे जो उड़ीसा वगैरह जो है, तो यहाँ पे दंडकारण्य आपका स्थित है। ठीक है, तो आपका क्या है? दक्षिण पूर्वी भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने मात्रात्मक क्रांति को भूगोल के उद्देश्य और अभिप्राय को तीव्र परिवर्तन के रूप में वर्णित किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बर्टन। बर्टन ने दिया है। मात्रात्मक क्रांति के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित घटनाओं से संबंधित निम्नांकित समूह में से कौन सा समय अवधि क्रम सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 यानी कि मातृ व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम MCH, बाल उत्तरजीविता सर्वाइवल व सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम CSSM, प्रजनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RCH, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल संयोजन क्षेत्रों को वर्णित करने वाली निम्नलिखित विधियों को उनके प्रतिपादन काल के क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। ठीक है, सबसे पहले किसका आया है? वीवर का है, फिर रफीउल्ला है, फिर उसके बाद में डोई है, फिर लास्ट में कोपोक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर 1995 के अनुसार 1600 ईस्वी से पशु विलुप्तीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्रणी कारण रहा है? ठीक है, तो ये रिपोर्ट जारी करता है जिसमें ये बताया गया है कि जो पशु विलुप्तीकरण है उसमें मेन कारण क्या है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन 2, प्रजाति सन्निवेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विचार किसने दिया था कि एक हिमयुग था जिसके दौरान उत्तरी यूरोप का अधिकांश हिस्सा हिमाच्छादित था? तो इसके जो राइट आंसर है वो है आगासीज। हिमयुग से कौन संबंधित है? आगासीज संबंधित है। बाकी डेविस जो है वो अपर्दन चक्र से संबंधित है और पेंग जो है इन्हीं के अपोजिशन में थे। ये भी अपर्दन चक्र में ही दिए थे। इनका मुख्य योगदान भूआकृतिक विज्ञान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण से तर्क। अभिकथन और तर्क से है। तो हमारा अभिकथन जो है वो सीमाएं राज्यों के बीच संक्रामिक होने के बजाय होगा, भौगोलिक प्रदेशों के मध्य संक्रामी होता है। और तर्क जो दिया है यह अभिकेंद्रीय बल की अभिव्यक्ति है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन 3 यानी कि ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अपोहा केंद्र से संबंधित है, अपोहा तंत्र से। तो इसमें दिया गया है नीचे दिए गए चित्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अपोहा प्रतिरूप है। ठीक है, तो जो नदी का जो बहाव है फ्रेंड्स उसे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए एरो का निशान यहाँ पे बना हुआ है, तो नदी का बहाव जो है वो ये है, यानी कि ये मेन नदी है और जो कि इसकी ये सब सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो ये जो अपोहा प्रतिरूप है वो कौन सी अपोहा प्रतिरूप बनेगी, वो बनेगी द्रुमाकृति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपरदन की प्रक्रिया में विलय के द्वारा पदार्थ का अपनयन यानी रिमूवल कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन थर्ड, संक्षारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग से है। दूर संवेदन में प्रयुक्त निम्नलिखित विद्युतीय चुंबकीय तरंगों EMR में से किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। ठीक है, तो इसको आप याद भी किए होंगे बचपन में, विग्योर, उसके हिसाब से भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, नीला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिलान दिया गया है फ्रेंड्स, तो चलिए मिला लेते हैं हम लोग। इसमें जो जॉन पॉलिक है उनका जो लेखक हैं और उनके बुक हैं। ठीक है, कौन से राइटर की कौन सी बुक है, तो जॉन पॉलिक का है इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, चलिए मिलान कर देते हैं। तो ए का फर्स्ट हो गया। ठीक है, स्टीफन टर्लिज नहीं सॉरी टर्डिजिल, स्टीफन टर्डिजिल, इनका है लाइमस्टोन जियोग्राफी। ठीक है, सेकंड का सेकंड हो गए। CH क्रिकमी, इनका जो है द वर्क ऑफ द रिवर, थर्ड हो गया। ठीक है, और जो चार्ल्स लयल हैं वो प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड। ठीक है, ऑप्शन ए राइट क्वेश्चन, राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे फिर से वही अभिकथन और तर्क दिया गया है। अभिकथन है प्लावी हिमशैल के पिघलने से समुद्री जल स्तर का प्रभाव जल स्तर पर फिर से मैं पढ़ दे रही हूँ। अभिकथन ए है वो प्लावी हिमशैल के पिघलने से सामुद्रिक जल स्तर पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तर्क प्लावी हिमशैल का 90% भाग समुद्र जल में डूब जाता है। इसका कहने का है कि अगर कोई समुद्र है, देखिए कहने का अर्थ ये है कि कोई समुद्र है, वहाँ पे कोई बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो इसके तैरने से जो जल का जो स्तर है वो उस पर प्रभाव पड़ेगा। और कारण क्या बता रहा है, क्योंकि इस बर्फ का 90% भाग जो है वो जल में डूबा रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो, एक सेकेंड फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन 4A गलत है। जल स्तर पर प्रभाव पड़ेगा, बड़ा प्रभाव पड़ेगा, ये गलत है, जबकि 90% भाग समुद्र में डूबा रहता है। और यही जो ये सिद्धांत है ये एरी महोदय का दिया हुआ है कि कोई भी स्थलखंड अगर जितना ऊंचा है या फिर जितना भी निकला हुआ है उसका 90% भाग जो है वो नीचे धंसा होता है। हालांकि वो बर्फ़ के संबंध में ये नहीं कहे थे, वो संतुलन के संबंध में कहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने भूगोल को वर्णित करने के लिए कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, कांट ने। कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया है, कांट ने, इमैनुअल कांट, कांट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हमारा क्वेश्चन फ्रेंड्स ये तो हम लोग देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किसने भूगोल को, ठीक है,
किसने भूगोल को वर्णित करने के लिए कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग किया है? यानी कि ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह डिजिटल इमेज प्रक्रिया, ठीक है, यह डिजिटल इमेज प्रक्रिया जिसमें वह एल्गोरिदम शामिल होता है जो बिंब यानी इमेज में अज्ञात पिक्सलों की जांच करता है और उन्हें बिंब में विद्यमान स्वाभाविक समूह तथा क्लस्टर के आधार पर उन्हें विभिन्न वर्गों में संकलित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन थर्ड, अपर्यवेक्षित वर्गीकरण तकनीक, ठीक है। ये जो है वो कार्टोग्राफी से क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कार्टोग्राफी से ही है। सेंसस टाउन्स, सॉरी ये कार्टोग्राफी से नहीं है, इकोनॉमिक्स से है, ठीक है। सेंसस ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए परिभाषिक पद सेंसस टाउन्स की परिभाषा से के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन आपका ए बी सी डी दिया गया है। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि कौन कौन से सही हैं? आपका बी, जनसंख्या का अनुपात न्यूनतम आकार जो होना चाहिए वो 5000 व्यक्ति होना चाहिए, और जो कुल पुरुष है उसकी कार्यशील जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 75% जो है वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए, तभी उसे टाउन माना जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है हिप्सोग्राफिक कर्व, ठीक है। इसमें पूछा गया निम्नलिखित आरेख में उच्चतादर्शी कर्व वक्र हिप्सोग्राफिक कर्व बेसिन के विकास के विभिन्न चरणों को अभिव्यक्त करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पूछा गया है कि जो हिप्सोग्राफ है, जो कर्व है वो विकास के विभिन्न चरणों को अभिव्यक्त करता है, यानी कि विकास किस पॉइंट पे अधिक है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ए, ठीक है। यहाँ पे विकास को, इस कर्व पे विकास को वर्णित कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू अभिनति को घेरे दृढ़ भूभाग को कोबर ने क्या कहा है? तो कोबर ने उसे क्रोटोजन कहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन पर आयोजित हुए सम्मेलन प्रोटोकॉल समझौतों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम समूह सही है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन थर्ड, एजेंडा 21 क्योटो प्रोटोकॉल, UNFCCC के दलों, कोपेक 10 का 10वां सम्मेलन और पेरिस समझौता। ठीक है, ये क्रम पूछा गया है, कौन सा क्रम सही होगा। ये इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ज्वालामुखी से है। ज्वालामुखी उत्पत्ति समुद्र की सतह से 2500 फैदम या इससे अधिक गहराई पर निक्षेपित होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है थर्ड, कैल्शियम युक्त पंख। जो 2500 फैदम की गहराई में जो निक्षेपित होता है, जो जमा होता है ज्वालामुखी के द्वारा, उस वो किस तत्वों से बना होता है? वो कैल्शियम युक्त पंख होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है स्तरित प्रतिदर्शी सैंपलिंग कैसे की जाती है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जनसंख्या को समान समूहों में बांटते हैं और उसमें से भी संख्या समान रूप से परंतु यादृच्छिक यानी कि रैंडमली चुनते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो गया वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कथन और कारण इसमें भी दिया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा, पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फिर राइट आंसर देखते हैं। जो क्वेश्चन है वो अभिकथन दिया, क्षेत्रीय विकास के एग्रोपॉलिटन दृष्टिकोण में यह धारणा है कि
ग्रामीण विकास सर्वाधिक अच्छे ढंग से तब किया जा सकता है यदि इसे स्थानीय स्तर पर शहरी विकास के साथ जोड़ दिया जाए तो। ठीक, तर्क क्या दिया गया है? क्षेत्रीय विकास हेतु एग्रोपॉलिटन दृष्टिकोण के मुख्य कारण के रूप में विकेंद्रीकरण, लोकतंत्रीकरण और भागीदारी को लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन 2, यानी ए सही है, आर भी सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो ये दिया गया है कि जो आपका जगह है और उस जगह पे कौन सा जो घटना हुई है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लातूर। इसमें दिया है नदी बाढ़, जबकि नदी बाढ़ नहीं है, लातूर में क्या आया था? भूकंप आया था। ठीक है, बाकी सब सही है। नसरी में भूस्खलन हुआ था, कांडला में चक्रवात आया था और भुज में भूकंप आया था, लातूर में भी भूकंप आया था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घटती हुई औसत वार्षिक वृष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? यानी कि वार्षिक वृष्टि जो है वो घटते हुए क्रम में कौन सा जो राज्य है वो सबसे अधिक है, फिर कम है, फिर कम है, फिर कम है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, यानी कि असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा। ठीक है, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है पेनी प्लेन। पेनी प्लेन की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित की है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, क्रिक में। इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। पेनी प्लेन, पैन प्लेन, फेन प्लेन, ये सब कुछ आप अच्छे से क्लियर करके जाइएगा, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए और सारे सब्जेक्ट का तो मुझे और सारे एग्ज़ाम्स का तो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन यूजीसी नेट देखिए हर 6 महीने में होता है, तो उसके बोर्ड भी चेंज नहीं होते हैं। तो आप उसे आप पिछले साल के 2-3 साल के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के आप ज़रूर देख के जाएं, वहाँ से क्वेश्चंस फंसते भी हैं, प्लस आपको पैटर्न भी समझ में आता है कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। देखिए जैसे आप हायर एजुकेशन में देख लीजिए, तो आप किसी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने जाएँ, या फिर कोई पीएचडी का एंट्रेंस देने जाएँ, या फिर आप यूजीसी नेट का पेपर देने जाएँ, तो तीनों के जो एग्ज़ाम पैटर्न होते हैं, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएँ तो उससे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लीजिए, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।